नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी रानी की कहानी जो अपने ही ससुराल में नौकरानी बनकर रहती थी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा और रानी रहते थे, जिनकी कोई भी संतान नहीं थी। इसी कारण दोनों बहुत दुखी रहते थे। राजा एक भोगविलासी आदमी था, जिससे हर वो स्त्री चाहिए होती थी जिस पर उसकी नज़र पड़ जाती। इस वजह से रानी बहुत दुखी रहती थी और उसने औरतों को महल में आने से रोक दिया था। बेचारी पति के और संतान न होने की वजह से दुखी रहती थी। राजा अपने ही रंग में व्यस्त रहता था। उसको रानी की दुख की कोई परवाह नहीं थी। हाँ, वो उसे संतान न होने का दुख जरूर था। उसके पास एक वजह थी, उसके बाद उसके वंश को कौन चलाएगा। उसे संतान से कोई प्यार नहीं था कि वो उसे संतान के मुंह में घेर रखा हो। रानी शोक की वजह से कई दिनों तक बीमार पड़ी रहती थी। एक दिन वैद्य जी ने आकर राजा को बताया कि रानी गर्भवती है। यह सुनकर राजा के साथ साथ पूरे महल में खुशी छा गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा भी अपने रंगारंग के कामों से बाहर आने लगा। 8 महीने बाद रानी ने एक खूबसूरत कन्या को जन्म दिया। राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। सूरज की लालिमा से गाल, उसकी रोशन सी आंखें चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था तो मानो बाहर ने स्वयं कन्या का रूप ले लिया हो। रानी बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे जैसे जीवन में जीने की एक वजह मिल गई हो। उसके शरीर में फुर्ती आ गई थी। वह उसके मासूम को छूने से उसकी सारी पीड़ा दूर हो जाती थी, जैसे रानी को कोई दुख ही नहीं था। उसने अपनी बेटी का नाम रेवती रखा, लेकिन राजा पुत्री के जन्म से बिल्कुल खुश नहीं था। उसने तो अपनी पुत्री का मुख तक नहीं देखा और रानी को आदेश दे दिया कि वो रेवती को कभी भी उसके सामने न आने दे, वरना रानी को राज्य से निकाल देगा। अब वो फिर रानी से कट कर रहने लगा। उसका व्यवहार रानी से पहले से भी ज़्यादा क्रूर हो गया। समय बीतता गया और धीरे धीरे समय अपनी गति से बीत रहा था। धीरे धीरे 10 साल बीत गए। राजकुमारी 10 साल की हो गई। रानी को अब उसके विवाह की चिंता होने लगी, क्योंकि पहले लड़कियों की शादी बचपन में कर दी जाती थी और जब वह शादी योग्य हो जाती थीं तब उनका गौना किया जाता था। राजा राजकुमारी के बारे में भले ही कुछ ना सोचता हो, लेकिन उसे समाज की चिंता जरूर थी। उसके पास के ही एक छोटे राज्य में राजकुमार थे। उनका नाम वल्लभ सिंह था। राजकुमारी रेवती का उनके साथ उन्होंने विवाह बड़े धूमधाम से करवाया। समय बीतने लगा। राजकुमारी अब 18 वर्ष की हो गई। अब वह पहले से भी सुंदर और बुद्धिमान हो गई थी। अब राजकुमारी रेवती का गौना जाना था। उसकी वर्षगांठ के कुछ दिनों के बाद उसके ससुराल से गौने का न्योता आया। 1 महीने बाद की तारीख रखी गई, लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद ही रानी वहाँ बीमार रहने लगी और उसका देहांत हो गया। उसके देहांत के पहले उन्होंने राजा से मुलाकात की थी, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें पहले ही पता चल गया था ये वो ज़्यादा दिन तक नहीं जिएंगी और उन्हें अपनी पुत्री की सबसे ज़्यादा चिंता थी। इसलिए वो अपनी पुत्री को, जो अपनी मृत्यु के 2 दिन पहले राजा के कक्ष में गई थीं, और उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ एक आशा भरी नज़रों से राजा से कहा था, राजन, मुझे पता है आप हमारी पुत्री से नफरत करते हैं।
आपने बचपन से लेकर आज तक उसे एक नज़र देखना भी पसंद नहीं किया। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज़्यादा दिन तक जीवित रहूँगी। मैं अपनी पुत्री की जिम्मेदारी अब आपको सौंपती हूँ। जब तक कि उसका गौना नहीं हो जाता, आप उसका ध्यान रखिएगा। उसके गौने की धूमधाम से कोई कमी ना छोड़िएगा। बस मेरी आपसे आखिरी विनती है। राजा भी रानी के हालात को देखकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर वह कहता है कि हम ध्यान रखेंगे। रानी देहांत के बाद राजा रेवती को संदेश भिजवाता है कि दरबार खत्म होने के बाद रेवती से मिलने आएगा। रेवती आज बहुत खुशी थी। वह अपने बीते हुए जीवन में पहली बार अपने पिता से मिलने वाली थी। राजा रेवती के कमरे में आया और उसे आवाज़ लगाई। एक बार उसको उसका नाम याद नहीं आया तो उसने केवल राजकुमारी कहकर आवाज़ लगाई। राजकुमारी रेवती कहने लगी, आपको मेरा नाम भी याद नहीं है। राजकुमारी ने उसकी बात को पूरा करते हुए कह दिया तो राजा, जो कि कमरे की दूसरी खिड़की की तरफ राजकुमारी खड़ी हुई थी, मुस्कुराते हुए राजा के सामने आई तो राजा रेवती को देखकर देखते रह गया। वो तो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसकी चेहरे की चंचलता और आवापन उसे भा गया। उसने आज तक इससे सुंदर कन्या आज तक नहीं देखी थी। वह शायद भगवान की आज तक की सबसे सुंदर रचना थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये खूबसूरत कन्या जो उसके सामने खड़ी है, यह वह उसकी पुत्री है जिससे वो जन्म से नफरत करता है। वह अपनी नज़रें उस पर से हटा नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पिता का प्रेम नहीं, एक तरह का लालच था। वो उसको देखते ही अपने होश खो बैठा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और उसके कमरे से निकलकर एक बगीचे में बैठ गया। उसकी आंखें अब कुछ और देखने के लिए तैयार नहीं थीं। कान कुछ और सुनना नहीं चाहते थे। दिमाग में कुछ सोच नहीं पा रहा था। पूरा दिन बीत गया। राजा उस दिन सोया भी नहीं था और ये रात उसे कुछ अचानक सी भयभीत होने लगी। राजा के दिमाग में कुटिलता घर कर रही थी। वह अपनी मनुष्यता से भटकने लगा। वह अपनी पुत्री से गलत भाव रखने लगा। उसके मस्तिष्क से उसकी छवि उतर नहीं रही थी। हजारों तर्क वितर्क उसके दिमाग में चल रहे थे। इधर राजकुमारी अपने पिता के व्यवहार से परेशान रहने लगी, क्योंकि अपने पिता के चेहरे पर भाव दिखे नहीं थे कि वह अपनी बेटी से मिलने आए हैं। उनके चेहरे पर तो वह भाव थे जो कि किसी पुरुष को किसी सुंदर स्त्री को देखने पर मिलते हैं। एक लालची सुनार जो जैसे खुद के घर में ढेर सारा सोना मिल गया हो। आज राजा ने सुबह उठते ही अपने नौकर को आवाज़ लगाई और उससे बग्घी तैयार करने को कहा। राजा नहा धोकर तैयार हुआ, एक महात्मा के आश्रम की ओर चल पड़ा। वह अपने साथ नौकर को भी ले गया जो कि बग्घी हाँकने वाला था। राजा महात्मा के पास गया और उसके पास हाथ जोड़कर बैठ गया। महात्मा जी कहने लगे, क्या हुआ राजन, आज यहाँ कैसे? क्या कोई गंभीर समस्या है? राजा ने कहा, नहीं प्रभु, बस उलझन में हूँ। तो महात्मा ने कहा, बताओ क्या उलझन है? राजा कहने लगा, प्रभु, किसी ने आम का पेड़ लगाया हो और उसकी दिन रात सेवा की हो और कई वर्षों बाद उससे फल आए हैं, और जिसमें वो फल लगा हो, क्या वह फल किसी और की देने की बजाय क्या वह फल स्वयं नहीं खा सकता? अगर वह स्वयं खा ले, क्या वह अपराध होगा? क्या इसके लिए कोई दंडनीय होगा? महात्मा कहने लगे, नहीं हे राजन, यह सत्य नहीं है। इसमें किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। उस पर तो आपका हक बनता है।
इतना कहकर राजा ने कहा, धन्यवाद महात्मा जी, आपने मेरी सारी उलझन खत्म कर दी। और वो महात्मा से विदा लेकर अपने राज वापस आ गया। राजकुमारी अपने पिता से बात करने के लिए उन्हें ढूंढती है, लेकिन उसे पता चलता है कि पिता बाहर गए हैं। राजा के आने पर राजकुमारी रेवती नौकर को भेजती है। वो राजा को संदेश दे कि राजकुमारी उनसे मिलना चाहती हैं, परंतु राजा राजकुमारी से मिलने के लिए साफ मना कर देता है। पूरा दिन बीत जाता है। शाम के समय राजा एक संदेश लिखकर नौकर के हाथ उस राज्य में भिजवाता है जिस राज्य में राजकुमारी की शादी हुई थी। नौकर संदेश लेकर पहुंच गया। उसे वहां पहुंचने में पूरा एक दिन लगा। वो रात को उसी राज्य में रुका। दूसरे दिन दरबार लगते ही वह दरबार में पहुंच गया। संदेश सबके सामने पढ़ा गया। वह नौकर भी जब संदेश वह पढ़ा जा रहा था तो वहीं महफिल में मौजूद था। संदेश में लिखा था, प्रिय राजन, मुझे ये बताते हुए यह बहुत दुख हो रहा है कि मेरी पुत्री और आपकी पुत्र वधू रेवती अपने माँ की मृत्यु का सदमा सहन नहीं कर पाई और इस दुनिया से चल बसी। मैं वह सूचना आपको बहुत पहले देना चाहता था, लेकिन मैं अपनी पत्नी और बेटी को खोने के दुख से नहीं उभर पा रहा था। आप मेरी पुत्री को भूलकर आप अपने पुत्र का विवाह किसी और कन्या से संपन्न करवा दीजिए। यदि कुछ मुझसे भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। आपका शुभ चिंतक रूपेरू राजा राज्य का हरिहर सिंह। यह संदेश सुनकर राजा और राज की सारी सभा और संदेश लाने वाला नौकर सत्ते में आ गया। नौकर ने जल्दी ही अपने राज्य में जाने की आज्ञा मांग ली और अपने सफ़र पर निकल गया। जल्द से जल्द महल में पहुंचकर राजकुमारी से मिलना चाहता था, क्योंकि वह रानी का बहुत सम्मान करता था और राजकुमारी का भी उसे सब कुछ तो नहीं पता था, लेकिन ये जरूर पता था राजा ये सब कांड करके कुछ तो अनिष्ट करने वाला है और वह अनिष्ट किसी न किसी राजकुमारी से जुड़ा हुआ था। उनके साथ ही हो सकता है। इधर राजकुमारी वल्लभ के पास ये खबर पहुंचती तो खड़े से जमीन पर गिर पड़ा। जिस पत्नी की राह देखते देखते उसने बरसों गुजार दिए, जिसके लिए वो हजारों सपने सजाकर बैठा था, वह उसे ऐसे कैसे छोड़कर चली गई। जब उसकी शादी हो रही थी तब उसने एक झलक देखी थी, जिसमें उसने उसकी कजरारी आंखें उसके चेहरे की मासूमियत भरी हुई थी। उसकी उलझन उसकी बसाए हुए जी रहा था। बीते हुए एक दिन की उसने आने की राह देख रहा था। एक ना एक दिन तो वह जरूर आएगी। जिसने जीवन भर जीने का साथ देने का वादा किया था, वो मंजिल के निकलने से पहले ही छोड़ गई। रेवती उसके जीवन का प्रेम और उसकी जीवन संगनी थी। राजकुमार बेहोश हो गया था। बेहोशी की हालत में उसे रेवती का चेहरा दिखाई दे रहा था। रानी भी अपने पुत्र की हालत देखकर परेशान हो गई। इधर राजा ने शाम को सारे नौकर और पहरेदारों की सभा बुलाई और कल सबको अवकाश दे दिया। अवकाश के पीछे की वजह जानने के लिए प्रश्न भी ना कोई कर सका। अगर किसी ने प्रश्न करने की हिम्मत किया भी, लेकिन जवाब नहीं मिला। और दूसरी तरफ राजा ने राजकुमारी को संदेश भेजा कि कल हम राजकुमारी से मिलेंगे। पूरा दिन गुजर गया। नौकर आधी रात में त्रिपेरी पहुंचा। अब उससे रात काटे नहीं कट रही थी। तभी दरवाजे पर खटखट हुई, जिसका नाम श्रीधर था। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा उसका भाई खड़ा था। तो वह कहने लगा, अभी आप हो इसलिए मिलने चला आया। क्या भैया? उसका भाई कहने लगा, इतनी रात को क्यों मिलने आए हो? सही से नींद नहीं ले सकते थे? महल पर काम पर जाने के लिए समय से कैसे उठोगे? उसका भाई कहने लगा,
नहीं भाई, कल काम पर नहीं जाना है। हम जाने क्या वजह है, लेकिन राजा ने नौकरों और पहरेदारों की छुट्टी कर दी थी। कल काम पर किसी को नहीं जाना है। यह सुनकर श्रीधर बहुत सत्ते में आ गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राजा अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहा है, लेकिन उसने अपने भाई को कुछ नहीं बताया। दोनों ने कुछ देर बातें की और फिर भाई अपने घर चला गया। श्रीधर को सफ़र में थकान बहुत हो गई थी और आंखों में नींद नहीं आ रही थी। वह सूर्य उदय से पहले घर से निकलकर महल की ओर गया। वहाँ केवल दरवाजे के पहरेदार ही मौजूद थे, बाकी सब छुट्टी पर थे। उन्हें श्रीधर को रोका। तुम्हें पता नहीं आज छुट्टी है? नहीं, श्रीधर कहने लगा, मुझे इस बात का मुझे कुछ नहीं पता। तो अभी बस सतोरी राज से राजा को संदेश पहुंचा कर आ रहा हूँ, और जाते समय राजा ने मुझसे कहा था कि संदेश पहुंचाकर पहले मुझे सूचित करना, फिर घर जाना। पहरेदारों ने कहा, अगर ऐसी बात है तो जाओ। श्रीधर महल के अंदर चला गया। वो राजा के कमरे तक गया। देखा तो राजा सो रहा था। अब वो थोड़ा निश्चिंत था और उसने ऊपर की ओर देखा और खुसखुसाया, हे प्रभु, मैं एक पुरुष और कुछ नौकर होने के नाते अपने राजकुमारी के कमरे में बिना किसी के इजाज़त जाने का अपराध कर रहा हूँ। मुझे माफ़ करिएगा। इतना कहकर वह राजकुमारी के कमरे की ओर मुड़ गया। वो दरवाजे पर पहुंचा तो देखा राजकुमारी सोई नहीं है। वो अपनी खिड़की के पास उदास खड़ी हैं। श्रीधर कमरे के कोने से रखे फूलदान से डंडी निकालकर राजकुमारी की तरफ फेंकता है। इससे राजकुमारी चौंक जाती हैं और पीछे मुड़ती हैं तो देखती हैं एक नौकर सिर झुकाए उसके दरवाजे पर खड़ा है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में चिल्लाने वाली ही थी कि श्रीधर बोल पड़ता है, राजकुमारी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मुझे भी बहुत शर्मिंदगी हो रही है अपनी इस करतूत के लिए, जिसके बोझ से मेरी नज़रें ज़मीन में गड़ी जा रही हैं, परंतु ये बहुत आवश्यक था। यह सुनकर राजकुमारी उसके पास आती है और धीमी आवाज़ में बोलती हैं, बताएं क्या बात है। श्रीधर नज़र अपनी नीचे ही रखता है। बोलने लगता है, मैं आपकी माँ का बहुत सम्मान करता था। राजकुमारी, मेरे पिताजी उनकी शादी के समय यहाँ कांर के रूप में आए थे और वहीं बस गए। यदि बहुत ज़रूरी नहीं होता तो मैं यहाँ चोरी छुपे यहाँ आने की गुस्ताखी नहीं करता। राजकुमारी बोली, हाँ बोलिए। श्रीधर ने महात्मा से लेकर अब तक की सारी कहानी राजकुमारी को बता दी और बोला, बताना मेरा फर्ज था। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। ऐसा कहकर श्रीधर चला गया। राजकुमारी के आंखों से मोतियों के तरह आंसू बह रहे थे। यह बात को सुनकर ही भौचक की थी कि उसके पिता ने ससुराल में ऐसा संदेशा क्यों भिजवाया। तभी उसके दिमाग में सारी बातें इकट्ठा होने लगीं। वो खुद को आम के पेड़ से जोड़ने लगीं और अपने पिता को उस माली के रूप में देखने लगीं। जल्द ही उसने अपने पिता की मंशा का ज्ञान हो गया था। उसे पिता की आदतों के बारे में उसकी माँ ने उसे पहले ही बता दिया था। वो इतना गिरा व नीच हो सकता है, उसकी सोच इतनी गंदी हो सकती है, यह उसे पता नहीं था कि वह अपनी पुत्री के साथ गलत करने की सोच सकता है। वह अपने नरक और पीड़ा का द्वार स्वयं खोल रहा था। रेवती सिर्फ अब रोए जा रही थी। वह अब एक पल वहाँ नहीं रहना चाहती थी। कहाँ जाएगी, क्या करेगी, बस यहाँ नहीं रहेगी। अपने मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। अब उसने अपने दिमाग में योजना बनाई। उसने सारे जेवर एक थैली में बांध लिए। खुद घर में लगे पर्दे से बांधकर
एक दुशाला बनाया और उसको ओढ़ लिया। टूटी आत्मा, घबराया हुआ दिल, आत्मसम्मान और आंखों में आंसू लिए मुख्य दरवाजे पर पहुंची। अंदर से आवाज आई, कौन हो तुम? अंदर क्या कर रही थी? और आप कब आई? आज तो सब काम काज था। पहरेदार ने राजकुमारी को रोका तो राजकुमारी कहने लगी, मैं रजनी हूँ, राजकुमारी की सेविका। रात में वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे रोक लिया था। लेकिन आज का दिन अब शुरू हो गया है, राजकुमारी ने बोला है। यदि अब उसके साथ रुकी तो राजा अपनी आज्ञा की अवहेलना मानेगा और इसके लिए मुझे भारी दंड भी दिया जा सकता है। राजकुमारी की बात सुनकर पहरेदार ने कहा कि हाँ, सही कहा आपने। वो राजकुमारी कितनी अच्छी और समझदार है, सबके बारे में वो सोचती हैं। चलो ठीक है, तुम जाओ। पहरेदार के इतना कहते ही राजकुमारी, जो दुशाला ओढ़े थी, जल्दी से बाहर निकल गई। वो कभी इतना पैदल नहीं चली थी, वो दिशाहीन आगे बढ़ती जा रही थी। इधर सुबह हो चुकी थी। राजा उठा, सीधा राजकुमारी के कमरे में पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सारे महल और उसके राज्य में राजकुमारी की खोज शुरू हो गई। किसी ने राजकुमारी को नहीं देखा, और देखा भी तो पहचानता कैसे? किसी ने राजकुमारी को देखा हो तब तो। यहाँ राजकुमार वल्लभ को होश ही नहीं आ रहा था। सारे जतन करके हार गए। वो राजकुमारी को पुकार रहा था। उधर राजकुमारी चलते चलते राजकुमारी के पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने इतना दर्द नहीं था जितना दिल के छालों में था। चलते चलते रेवती एक गांव में पहुंच गई। वहां उसने कुछ खाना खरीद कर खाया और नदी के पास जाकर पैर धोए और पानी पिया। वह पानी में पैर डालकर अपनी परछाई को देख रही थी। वो रोए जा रही थी कि ऐसा रूप किस काम का जो अपने हैवान बन जाए। कुरूप पैदा हुई होती तो ऐसे ही वह सोच में घंटों बैठी रही। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना अपने ससुराल जाएं, वहाँ सब बता दें। लेकिन नहीं, उसके दिमाग में हलचल मची हुई थी। कौन भरोसा करेगा मेरा? लेकिन मेरे पति से मैं ज़रूर मिलना चाहती हूँ, उनके सिवा मेरा है कौन? तभी उसने अपने जूतों को देखा, जूते जो कि चमड़े के बने हुए थे। वह उसे देखती ही रही, सिर्फ देखती ही रही, और अचानक उसने फैसला ले लिया कि हाँ, यह अच्छा तरीका है। इससे मैं उसके पास भी रहूँगी और अपने परिवार की सेवा भी कर पाऊँगी, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि और मैं कौन हूँ, और मुझे घिनौना सच बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और फिर कभी मेरी तरफ दोबारा आकर्षित भी नहीं होगा। उसने अपने जूते पहने और अपने गांव के मोची के यहाँ पूछते पूछते पहुंच गई। आखिरकार वह एक मोची के घर में पहुंच गई। मोची से कहने लगी, मोची, मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगी, आप चमड़े का एक जोड़ा बना दो। मोची कहने लगा, कैसा जोड़ा? आपको चमड़े का जो जोड़ा बनवाना है वह कैसा बनवाना है? ऐसा जो मैंने आज तक और ना किसी ने सुना हो, किसी ने देखा हो। मोची कहने लगा, और उसको पहनेगा कौन? वह कहने लगी, मैं अपने लिए बनवा रही हूँ। इस जोड़े को मैं अपने लिए बनवा रही हूँ और मैं ही पहनूंगी। तब मोची कहने लगा, क्यों बिटिया, हंसी कर रही हो? कहने लगी, नहीं बाबा, मैं हंसी नहीं कर रही हूँ। मुझे अपने लिए चमड़े का जोड़ा बनवाना है, और उसके लिए जितना धन लगेगा मैं तुमको दूंगी,
और जितना मेहनताना लगेगा मैं तुमको बढ़ाकर 3 गुना दूंगी। मोची यह सुनकर भौंचक रह गया। उसने कहा, लेकिन मैं धन पहले लूँगा। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। मोची ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके फटे दुसाले को देखकर यह नहीं लगता था कि इतना धन दे पाएगी। लेकिन रेवती ने इतना धन दिया कि उसकी आंखें चमक उठीं। वह घर के अंदर गया और रेवती के माप के लिए धागा ले आया। उसने रेवती का माप लिया। बताओ बेटी, जोड़े में क्या क्या खूबी होनी चाहिए? तब वह कहने लगी, बाबा, ज़्यादा कुछ नहीं, बोलने की आज़ादी, सुनने की आज़ादी, सांस लेने की आज़ादी और देखने की आज़ादी होनी चाहिए। बाकी कोई अन्न व चेहरे का कोई माप नहीं दिखाना चाहिए। मोची यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ, लेकिन जो इतना धन उसे पूरी जिंदगी काम करने में नहीं मिलता, इसके लिए कोई सवाल और जवाब नहीं पूछना चाहता था और जोड़ा बनाने के लिए तैयार हो गया। उसने मदद के लिए उसने 4 और मोचियों को बुलवाया। जब तक जोड़ा बन नहीं जाता तब तक उसने मोची के ही घर में रहने की आज्ञा मांग ली। उधर राजकुमार को होश आ चुका था, लेकिन वह अब उठता और बिना खाए जंगल की ओर चला जाता। वहाँ बैठकर वहाँ सुबह से लेकर शाम तक वह आकाश को निहारता और अपने गिरह के गीत गाता, जो कि दुखी होकर गीत गाने लगा। इधर 5 दिन बाद राजकुमारी रेवती का चमड़े का जोड़ा पूरी तरह मजबूती के साथ बनकर तैयार हो गया। राजकुमारी रेवती ने जोड़ा पहना तो वह इतना बढ़िया बना था कि वह मोची के काम से बहुत खुश हुई। उसने मोची को कुछ और सिक्के दिए और मोची से विदा ली और पहले ही सतोरी राज्य के लिए निकल पड़ी। रास्ता काटने के लिए विरह के दुख भरे वह गीत गाती जा रही थी। चलते चलते रास्ते में उसे बहुत लोग मिले। कुछ उसके गीत और रागनी को सुनकर रो देते कि बड़ी दुखिया है, बड़े दुखी मन से गीत गा रही है। कुछ उसके अजीब से कपड़े और बदबू से उसके पास से नाक बंद करके निकले चले जाते। लेकिन इन सबसे वह बहुत खुश थी कि चलो, यही तो मैं चाहती थी कि लोग उससे दूर रहें। सतोरी पहुंचने में राजकुमारी को 2 दिन लगे। वो वहां पहुंचकर एक सराय में गई, लेकिन उसके कुरूपता को देखते ही उसके मालिक ने वहां से निकाल दिया। उसने पूरी रात एक पेड़ के नीचे गुजारी। दूसरे दिन वह राजमहल पहुंची। राजा से मिलने की प्रार्थना करने लगी। वो जो जोड़ा पहन रखा था उसमें से चमड़े की बदबू आ रही थी। कोई भी उसके पास भटकना नहीं चाहता था, लेकिन वो राजा से मिलने के लिए वो जिद पर अड़ी रही, जिससे राजा को मजबूर कर दिया और उसे दरबार में बुलाने पर राजा ने उसको बुला लिया। पहुंचते ही राजा को प्रणाम किया और उसके राजमहल से काम करने के लिए काम मांगने लगी। राजा उसे देखकर हंस पड़ा और कहने लगा, मेरे राज्य में नौकरों की कमी नहीं है कि अपने राज्य में एक बदबू वाली एक लड़की रखूँगा। यह बात थी तो तुम मुझसे बाहर से कह देती, किसी मंत्री से मैं बोल देता तो यहाँ तक आने की जिद नहीं होती और ना ही हमारा समय बर्बाद होता और ना तुम्हारा समय बर्बाद होता। तब राजकुमारी कहने लगी, महाराज, मुझे आपसे ही काम चाहिए, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। बस 2 शर्तें हैं। बस 2 वक्त की रोटी, रूखी सूखी रोटी चाहिए।
तब सब हंसने लगे। रोटी तक तो ठीक था। अदनासी जो ये लड़की है राजा से शर्त रखेगी। महाराज मेरी आपसे विनती है। और रेवती बड़ी गिड़गिड़ाने लगी। इस पर महाराज को दया आ गई। जिस पर महाराज ने दया आ गई और उन्होंने उस जानवरों के बाड़े का काम दे दिया। खिलाना पिलाना, गोबर फेंकना और भैंसों को चराने ले जाना, वह उसे महल के अंदर का काम नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो काली कलूटी भद्दी सी थी और ऊपर से बदबू वाले कपड़े पहने रखे थे। राजा ने कहा, ठीक है, तो बताओ आपकी शर्त। हमारे साथ सब सुनना चाहते हैं। राजकुमारी कहने लगी, महाराज मेरी शर्त नहीं, महाराज आपसे और इस राज्य के सारे लोगों से विनती है, कोई कभी मेरे कपड़े लेकर या उन्हें उतार कर कुछ पहनने को नहीं कहेगा। दूसरी शर्त, आपसे मुझसे मेरे कई गलतियों पर मुझे कोड़े बरसाएं, मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे और ना कोई सजा देंगे। राजा कहने लगा, मुझे मंजूर है, अब जाओ अपने काम पर लग जाओ, दरबार का समय ज़्यादा बर्बाद मत करो। वह महल के बाहर बाड़े तक आ गई और उसने देखा कि राजकुमार वहाँ पर खड़ा है। अपने पति को वहाँ ऐसा देखकर उसके आंसू निकल पड़े, कलेजा मुंह तक आ गया। वह जाकर उनके पैरों में गिर जाना चाहती थी और बता देना चाहती थी कि वो मरी नहीं, जिंदा है। तभी राजकुमार ने उसकी तरफ देखा और वो आदमी की तरफ मुड़ा जो पूछ रहा था कि वे कौन है। उसने इशारा करके रेवती को बुलाया, ए लड़की इधर आ। आसपास लोगों में खुसर फुसर चालू थी, जैसे कितनी अजीब और भद्दी है ये, राजा ने कैसे इसको काम पर रख लिया। जो भी ने सुना, इसने शर्त भी रखी है। हाँ श्रीमान बोलिए, आपने मुझे क्यों बुलाया है? राजकुमारी ने कहा। वह कहने लगा, तेरा नाम क्या है? राजकुमार बल्लभ जानना चाहता था। उसने अपनी नज़रें राजकुमार की तरफ घुमाई और रेवती देखती रह गई। उसे जी भर देखकर उसे आंखों में बसा लेना चाहती थी। ये वही सूरत थी जो वह उसे देखने के लिए बरसों तक तरसती और इतने कष्ट सहे, और इधर क्या देख रही है। तभी वह व्यक्ति कहने लगा, कभी कोई राजकुमार नहीं देखा क्या? नौजवान नहीं देखा? नजरें नीची रख। ऐसा कहकर आदमी वह हंसने लगा और उसके साथ खड़े सभी लोग हंसने लगे। राजकुमार ने सबको शांत किया कि ये उसकी गलती नहीं है। अगर वो भद्दी या कुरूप गंदे कपड़े पहने हैं तो वह मन से तो ऐसी नहीं है। हमें भगवान की बनी रचना का उपहास नहीं करना चाहिए। और रही बात कपड़ों की, इस राज्य में सबको आज़ादी है। कोई कुछ भी खा सकता है और कोई भी कुछ पहन सकता है। आपको अपने हिसाब से जिंदगी जीने का अधिकार है। राजकुमार के इन शब्दों से रेवती के दिल में बस रहे प्यार को सम्मान राजकुमार के प्रति और बढ़ गया। उसने अपने पति पर गर्व हो गया। वह बहुत सी सम्मान महसूस करने लगी कि वह ऐसा सज्जन स्वभाव वाले ऐसे पुरुष की संगनी है। उसका प्रेम और परवान चढ़ने लगा। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, ए लड़की तुझे सुनाई नहीं देता क्या? तेरा नाम क्या है? क्या? तभी पीछे से एक आदमी बोल पड़ा, चमड़ा सा बदन लिए, जरूर चमोदा नाम होगा इसका। और हंसने लगे। वह कहने लगी, हाँ मेरा नाम चमोदा ही है। सच में सब चौंक गए, और सबसे ज़्यादा वो आदमी जिसने मजाक में बोला था, मैं बचपन में ऐसे कपड़े पहनती हूँ। पहले मेरा नाम पिता ने कोई और नाम रखा था, लेकिन बाद में चमोदा ही पड़ गया और यही मेरी पहचान है। सब कहने लगे, ठीक है चमोदा, तुम जाओ अपना काम करो। वह बाड़े में आ गई, अपना काम करने लगी। दिन बीता, सप्ताह बीते,
वह अपना काम करती और गीत गाती और कई लोगों ने गीत सुना भी, लेकिन कभी कोई सही से सुन नहीं पाया कि वह क्या गा रही है। वह काम को और समस्याओं को इतनी बुद्धिमानी से करती कि कोई कमी नहीं निकाल सकता था। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे। राजा भी बाड़े से हटाकर उसको और जिम्मेदारियां सौंपने लगे। वो पूरे दिन बस इसी ताक में काम करती थी, कब कहाँ कैसे राजकुमार दिख जाएं और उसका एक और दिन शुभपूर्वक बीत जाए। वो अपने काम में बहुत खुश थी कि वह हर एक चीज से खुश थी। यहाँ दूसरी तरफ उसके पिता के राजा राज्य में रेवती को ढूंढकर परेशान हो गया। उसको कहीं नहीं मिली। वो किसी तरह की घोषणा भी नहीं कर सकता था कि कोई उसे ढूंढ कर लाए, क्योंकि कभी किसी ने रेवती की एक झलक भी नहीं देखी थी। कुछ दिनों के बाद राजा की अपनी गलती का एहसास हो गया। उसका मन वासना से इतना भर गया, इतना बड़ा पाप करने जा रहा था। उसे अपने आप से घिन आने लगी और अपने मन में गिलानी महसूस होने लगी। वो खुद से नफरत करने लगा। उसे खुद से ज़्यादा पापी कोई नहीं लगता था। इस संसार में वो खुद पर कोड़े बरसाता, सारी रात जाग कर काटता। उसकी ज़िंदगी में एक ही मकसद रह गया। वह अपनी बेटी को ढूंढकर उसके पैरों में गिर जाएगा और नाक रगड़कर उससे माफ़ी मांगेगा। यदि वो इस जन्म में अपनी बेटी से माफ़ी मांग पाया तो उसकी आत्मा को सुकून मिलेगा और वह चैन से मर पाएगा। नहीं तो मृत्यु के बाद भी वह इस घिनौनी सोच और अपराध की अग्नि में जलता रहेगा। रेवती की मृत्यु के समाचार को अब 1 साल होने को आया था। राजकुमार शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि शादी जीवन में एक बार होती है और प्रेम भी जीवन में एक बार होता है। मेरी शादी हो चुकी है और भले ही मैंने उसके साथ वक्त नहीं बिता पाया, लेकिन मुझे उसी से प्रेम है। और क्या पता मुझमें ही कोई दोष हो, तभी तो मुझसे वो अलग हो गई और मुझे यहाँ अकेला तड़पने के लिए छोड़ गई। क्या पता मैं इस बार किसी और से विवाह करूं और वह भी मर जाए। परंतु राजा रानी पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे लगातार अपने बेटे के लिए राजकुमारियां देखते रहे। राजकुमार के अभी अभी पहली पत्नी से प्रेम और विवाह के इनकार के बाद उड़ते उड़ते समाचार चमोदा तक भी पहुंचा। वह प्रेम और भावुकता से गदगद होती। वह अभी जाकर वल्लभ को सारा सत्य बताकर उसके आगोश में समा जाना चाहती थी, लेकिन वो रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी और उसने वही किया। वह एक कोने में बैठकर रोने लगी और अपने नसीब को कोसने लगी। शायद वो पैदा ही बदकिस्मती लेकर हुई थी। दिन बीत गए और आखिरकार वल्लभ के माता पिता को वल्लभ के लिए एक लड़की पसंद आ गई और इस बार उन्होंने वल्लभ की एक ना सुनी और विवाह तय कर दिया। विवाह की खबर चमोदा तक पहुंची। वो तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। आंखें क्रोध और कभी ना थकने वाले आंसुओं से भर गईं। उसने ठान लिया था कि वह शादी नहीं होने देगी, लेकिन कैसे बिना सच्चाई बताए कैसे एक औरत कोई भी दुख बर्दाश्त कर सकती है और अपने पति को अपनी आंखों के सामने किसी और का होता नहीं देख सकती। यह उसके लिए ऐसा है जैसे वो जलती अग्नि में खड़ी हो और शरीर तो जैसे झुलस रहा हो, लेकिन मौत नहीं आ रही थी।
वह पूरा दिन पूरी रात रोती रही। दूसरे दिन उसे दरबार में बुलाया गया तो उससे कहा चमोदा, राजा ने कहा चमोदा, जैसा कि सबको पता है, जो काम तुम्हारी देख रेख में होता है वह एकदम सही तरीके से होता है। तो राजकुमार वल्लभ की शादी में जो छोटे मोटे काम होंगे, जैसे खाना कपड़ा, यह सब तुम्हारी जिम्मेदारी पर होंगे। ऐसा सुनकर चमोदा को महसूस हुआ जैसे उसको उसी की अर्थी जलाने की जिम्मेदारी दे दी जा रही हो। लेकिन तभी उसने हाँ में गर्दन हिला और चली गई। शादी की तारीख अगले हफ्ते की थी। वो उस डर से कि ज़्यादा देर हो गई तो राजकुमार बगावत पर ना उतर बैठे, इसलिए उसकी शादी बहुत जल्दी तय कर दी गई। चमोदा किसी तरह रो रो कर दिन काट रही थी। आखिर वो मनहूस दिन आ ही गया जिस दिन शादी होनी थी। वह सुबह से ही गुस्से में थी। सुबह सुबह कुम्हार घड़े लेकर चमोदा के पास पहुंचा। कुम्हार ने पूछा, चमोदा, ये घड़े कहाँ रखने हैं? तो कहने लगी, क्या मतलब कहाँ रखने हैं? बाहर जाकर पटक दो। कुम्हार ने कहा, क्या बात कर रही हो? होश में तो हो? चमोदा कहने लगी, जो कह रही हूँ वो करो। कुम्हार ने कहा, ठीक है। कुम्हार ने घड़े ले जाकर बाहर पटक दिए। सारे घड़े फूट गए और वो मंत्री जिसे विवाह की सारी जिम्मेदारी मिली थी, उसने यह सब देखा तो सत्ते में आ गया। वह कहने लगा, यह क्या कर रहे हो? तुम सब पागल हो गए हो क्या? कुम्हार कहने लगा, हम क्या पागल हुए हैं? हमें तो यह सब चमोदा ने करने को कहा है। ऐसा सुनकर मंत्री चमोदा की शिकायत लेकर राजा के पास गया और राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह चमोदा पर बरस पड़े। राजा चमोदा से कहने लगे, यह क्या है चमोदा, ऐसे ही काम करोगी? मैं तुम्हें तुम्हारी इस हरकत के लिए राज्य से निकाल भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी शर्त की वजह से चुप हूँ। चमोदा ने कहा, महाराज, मुझे माफ़ कर दो। थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, बस अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। कुम्हार बार बार पूछ रहा था तो मैंने कह दिया, बाहर जाकर पटक दो, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था और कुम्हार मुझे बार बार टोके जा रहा था कि क्या करूं, इसलिए मैंने बोल दिया। मंत्री चमोदा की इस गलती के लिए इसको 30 कोड़े मारो। और इस पर बेदर्दी से कोड़े बरसाए गए। चमड़े का जोड़ा पहने हुए की वजह से चोट से थोड़ी बचत होती ही रही, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसने राजा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। राजा भी बोले, ठीक है, और चले गए। कुछ देर बाद तेली तेल के मर्तबार लेकर चमोदा के पास आया। तेली ने कहा, चमोदा, इसे कहाँ रख दूँ? चमोदा बोली, क्या मतलब कहाँ रख दूँ? राजा के यहाँ शादी से पहले शगुन के लिए तेल महल के पीछे की नालियों में बहाया जाता है। चमोदा कहने लगी, पागल हो गए हो क्या? तुम सब चुप करो, जो मैं कहती हूँ वो करो। तेली ने कहा, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा पता है, हम तो बाहर के हैं, जैसा कहोगी वैसा करेंगे। उसने सारा तेल नाली में फेंक दिया। जब एक नौकर ने यह सब देखा तो मंत्री को बुलाकर लाया। इस बार मंत्री गरज कर राजा के पास चमोदा की शिकायत लेकर गया और सारी बात बताई। चमोदा को बुलाया गया। फिर से बहस हुई। सवाल हुआ। चमोदा का जवाब तैयार था कि जो इस तरह था, ये तेल लेकर आए और पूछ रहे थे कि क्या करूं। अब आप ही बताइए, तेल का क्या करते हैं? रसोई घर में रखते हैं ना? राजा का चेहरा गुस्से में लाल पड़ गया। राजा ने मंत्री को चमोदा को सजा देने के लिए बोला।
मंत्री ने 40 कोड़े मारे। चमोदा बोली, मार लीजिए महाराज, लेकिन विवाह के काम में बेदखल मत कीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। राजकुमारी कहने लगी। राजा हैरानी के साथ कहता है कि ठीक है, और बोलकर चले गए। चमोदा कोड़े खाकर फिर से काम में लग गई। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कहीं कोई जगह या काम बिना गड़बड़ी के सही से ना हो जाए। उसने नज़र रखनी शुरू कर दी कि एक भी काम ढंग से नहीं होना चाहिए, सब काम बिगड़ने चाहिए। तभी उसने पीछे से किसी ने आवाज़ दी, चमोदा, यह अनाज आया, इसका क्या करूं, कहाँ रखूं? तो वह कहने लगी, जाओ, बाहर रेत का ढेर पड़ा है, वहाँ पर फेंक दो। यह बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, होश में तो हो ना? तो वह कहने लगी, तुम चुपचाप रहो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। यह अनाज राजा ने चिड़िया और जानवरों के लिए मंगवाया है, लेकिन रेत में मिल जाने के बाद ये अनाज चिड़ियों और जानवरों के लायक भी नहीं रहेगा। चमोदा ने कहा, जाओ, जैसा कह रही हूँ वैसा करो। तो वह कहने लगा, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा पता है। सबने अनाज को फेंक दिया। फिर वही हुआ, पहले बात मंत्री तक गई और फिर राजा तक गई। इस बार चमोदा को 80 कोड़े पड़े और शादी में हर काम से दूर कर रहने के लिए इजाज़त दे दी गई। वो सारे कामों से दूर हट गई। सब हैरान थे कि चमोदा को आज क्या हुआ है। चमोदा को कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। तभी उसकी नज़र रसोई घर पर गई। फिर वह रसोई घर में घुसी और मुखिया रसोई के पास गई। चमोदा ने जो भी किया था, अब तक इन लोगों को उसकी खबर नहीं थी। उन्हें यही लगता था कि सारी देख रेख चमोदा के हाथ में है। वह उस रसोइयों के पास जाकर बोली कि महाराज ने बोला है कि सारे खाने में नमक मिर्च सामान मात्रा से ज़्यादा मिला दो। तो रसोइया कहने लगा, लेकिन। तो चमोदा बोली, क्या लेकिन? जो मैं कह रही हूँ वो करो। तो जो रसोइया था उसने सारे खाने में नमक मिर्च ज़्यादा ही डाल दिया और चमोदा ठीक है कहकर बाहर चली गई। और वह रसोइया मंत्री के पास जाकर बोलता है कि अब तो सारी जिम्मेदारी आपके हाथ में है। आपने सब कुछ देख लिया है, लेकिन रसोई को तो आपने जांचा ही नहीं है। मंत्री ने अकड़ कर बोला, अभी मुझे समय नहीं है। चमोदा अपनी योजना में सफल रही। रसोइया कहने लगा, जब सब खाना खराब कर दोगे और राजा आपसे पूछेंगे कि आपने रसोइयों को क्या कुछ नहीं बताया, तब आप यही बोल देना कि मेरे पास समय नहीं था। लेकिन चमोदा तो शर्त की वजह से बच गई, लेकिन आपको राजा राज्य से निकालने के पास कोई वजह नहीं होगी। इतना सुनते ही मंत्री डर गया। मंत्री रसोई घर में जाने वाला ही था, तभी चमोदा बोल पड़ी, आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? मेरे पास आसान उपाय है। मैं उन सबको थोड़ी देर के लिए यहीं बुला देती हूँ। आपका भी समय बच जाएगा और राजा से भी आप बच जाओगे। मंत्री ने कहा, ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम मेरी सहायता क्यों कर रही हो। खैर, जो भी है अच्छा है, जाओ बुला कर ले आओ। चमोदा रसोई में गई और बोली, चलो, सबको मंत्री जी ने बुलाया है। वे लोग पूछने लगे कि सबको क्यों बुलाया है। तो वह कहने लगी, मंत्री जी ने बुलाया है, सबको चलना है। तो वो कहने लगे, हम नहीं जाएंगे। तो चमोदा कहने लगी, ठीक है, मैं महाराज से जाकर कह रही हूँ।
कि वे महाराज के सामने आने से मना कर रहे हैं। तो वो कहने लगी, नहीं नहीं चमोदा, ऐसा मत करो, ठीक है हम सब चलते हैं। और वह कहती है, तुम सब चलो मैं आती हूँ। ऐसा कहकर वह रसोई घर से रुक जाती है और जितना नमक मसाला था वो खाने में मिला दिया और बाहर आ गई और मंत्री के पास आकर खड़ी हो गई। मंत्री ने महाराज से कहा, महाराज जाकर थोड़ा थोड़ा यहाँ भेजो, मैं चख कर दूंगा। जो रसोई घर का महाराज था उसने कहा, ठीक है, आप चखकर क्यों देखोगे, हम तो इतने बरसों से काम करते आ रहे हैं, आप हमारे खाने में शक कर रहे हैं। फिर चमोदा ने घबराते हुए कहा, महाराज का तो नाम है खाना बनाने में। फिर मंत्री अकड़ कर बोला, मुझे अपना काम मत सिखाओ, चमोदा खुद का काम तो होता ही नहीं है। फिर महाराज खाना लेकर आया। मंत्री ने चम्मच उठाकर खाई और जमीन पर उगल दी। मंत्री बोला, यह क्या बनाया है, इतना तेज नमक मसाला। इसके बाद महाराज ने सब्जी खाई तो उसने भी उसे उगल दिया। महाराज कहने लगा, मैंने तो चमोदा के कहने पर थोड़ा सा मसाला डाला था, लेकिन यह इतना ज़्यादा कैसे हो गया। मंत्री ने कहा, क्या मतलब, चमोदा कहने पर। महाराज ने कहा, हाँ यही आई थी कहने की। महाराज ने कहा है कि खाने में नमक मसाला तेज डालना है। मंत्री चमोदा की तरफ घूर कर देखता है और गुस्से से लाल हो जाता है और राजा के पास जाता है और उससे सारी बात बताता है। अब इस बार राजा के क्रोध की सीमा पार हो गई और राजा रसोइया और चमोदा पर भड़क पड़ते हैं। इस बार चमोदा को 200 कोड़े और रसोइयों को 50 कोड़े पड़ते हैं। इस बार वो कराह कर बिलक उठती है और राजा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। राजा को एक बार फिर दया आ जाती है और वे फिर उसे माफ़ कर देते हैं। लेकिन इस बार चमोदा को महल से बाहर रहने के लिए बोला जाता है। चमोदा उदास होकर उसी दोपहरी में पेड़ के नीचे बैठी होती है। तभी उसको शाही दर्जी आता हुआ दिखाई देता है, जो शायद राजकुमार वल्लभ की पोशाक लेकर जा रहा था। चमोदा ने सामने तंबू से एक भाग फाड़ा और उसे लपेट कर तेजी से दर्जी के पास गई और उसको धक्का दे दिया और हाथ से पोशाक लेकर भाग गई। उसने उसे कुछ दूर पर बने कीचड़ के बड़े गड्ढे में फेंक दिया और अपना दुसाला एक कोने में छिपा दिया और सामने से ऐसे गुजरी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि दर्जी कुछ समझ ही नहीं पाया। यह खबर राजा तक पहुंची तो राजा परेशान हो गए, लेकिन यह तय हुआ कि राजकुमार अपने पहले की ही पोशाक पहन कर जाएंगे। बारात तैयार हो गई, दूल्हा सज गया, बारात निकली। चमोदा भी उन गांव वालों की बग्घी के साथ निकल ली, जैसे उनकी करतूतों के बारे में किसी को पता ही नहीं हो। बारात 2 दिन में पारसौल राज्य में पहुंची, जिसकी राजकुमारी सुबेदा से राजकुमार वल्लभ का विवाह होने वाला था। उधर चमोदा इस आशा से परसौल आई थी कि वो वहाँ कुछ न कुछ करके विवाह तुड़वा देगी। वो कुछ भी करने को तैयार थी। तभी उसने एक उपाय सूझा। बारात में कोई लड़की नहीं आई थी, सिर्फ चमोदा अकेली ही थी। इसका फायदा उठाते हुए वह महल में निकल गई। उसने एक साड़ी ली और उसे पहन लिया। उसे पहनकर अन्य दासियों के साथ अंदर चली गई। राजकुमारी को आज रात्रि में विवाह के लिए तैयार करने वाली तो वह सबसे बचती बचाती कुशल खाने तक पहुंची। वहां राजकुमारी सुवेदा के लिए पानी तैयार किया जा रहा था और कुछ ही देर
में वहाँ राजकुमारी आई और नहाने के लिए बैठ गई। उसने नज़रें नीचे की हुई थी और कुछ बोल भी नहीं रही थी। उसका श्यामलापन रंग, कजरारी बड़ी आँखें थीं, ऐसा स्वरूप जो किसी का मन मोह लेने में ज़्यादा समय नहीं लेता। लेकिन चमोदा को तो उसके सौतन के रूप में ही दिख रही थी, जिसे उसे नफरत थी। तभी वह एक दासी के पास जाकर कहने लगी, क्या बहन, मेरा भाई सतोरी का रहने वाला है। बता रहा था कि राजकुमार तो बहुत सुंदर हैं। वो जरूर राजकुमारी के सांवले रंग के कारण विवाह के बाद अपनाएगा नहीं। बेचारी राजकुमारी दूसरी दासी कहने लगी, हाँ बहन, बात तो सच है। क्या बेचारी राजकुमारी, अब तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ हाँ, हो तो नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। तुम सबको राजकुमारी से सच में प्रेम है तो तुम सब सच में उसका भला चाहती हो तो बताओ। सब दासियां कहने लगी, हाँ बहन, बताओ। तो ठीक है, सुनो। यह लेप जो कि सिर्फ मुल्तानी मिट्टी का लेप था, यह कोई साधारण लेप नहीं है, गहरे से गहरे रंग को भी निखार देता है। इसको राजकुमारी के शरीर पर मल दो, फिर खौलते पानी से नहलाकर। मूंज एक तरह का सूखा पौधा होता है, उसकी पत्तियां उसके शरीर पर रगड़कर उसके सांवलेपन को धो दो। दासियां खुश हो गईं। कुछ देर के लिए उन्होंने सोचा कि इसके लिए राजा से इनाम भी पाएंगी। जैसा चमोदा ने बताया था, सबने वैसा ही किया। इससे राजकुमारी के शरीर पर फफोले आ गए। वो दर्द से करा उठी। सब सकते में आ गए। सब चमोदा को ढूंढने लगे, लेकिन चमोदा का तो कोई अता पता नहीं था। उसे पता था कि इसे राजकुमारी बीमार पड़ जाएंगी और विवाह रुक जाएगा। उसके विश्वास के साथ वह अपने घर सतौरे की ओर निकल पड़ी थी। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ। दासियों ने किसी को कुछ नहीं बताया। उन फपोलों पर लेप लगाकर उसी पर कपड़े पहना दिए। राजकुमारी दर्द से कुछ बोल नहीं पा रही थी और चुनरी से उसका चेहरा भी ढका हुआ था। वह बस करा रही थी। सबको लगा शादी के बाद परिवार से अलग होने के दुख से वह रो रही हैं। शादी हो गई, सारी रस्में हुईं। इस दौरान उसके सारे फफोले फूट गए और उसके कपड़े घाव से चिपचिपा गए। शादी पूरी हुई, विदाई हुई। सफ़र भर में उसकी हालत और ख़राब हो गई। यहाँ जब सतोरी बारात पहुँची, तब चमोदा को पता चला कि शादी हो चुकी है, तो वह टूट गई और कमरे में जाकर रोने लगी। कुछ दिनों तक तो किसी को दिखाई ही नहीं दी और न ही चमोदा के बारे में किसी को याद था। उधर राजकुमारी सुबेदा की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन राजकुमार वल्लभ भी इसके बावजूद मिलने नहीं गए। कई वैद्य आए, लेकिन सुबेदा को ठीक नहीं कर पाया। विवाह के 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। इससे राजकुमार और ज़्यादा टूट गए। अब वह अपने पिता के पास गए और बोले, मैंने बोला था ना, मुझे ही दोष है। देखा ना क्या हुआ। आपने मुझे सुबेदा की मृत्यु का भी भागीदार बना दिया। इस पाप का बोझ लेकर मैं कैसे रहूँगा। आज से मुझसे कोई भी मेरे विवाह को लेकर चर्चा नहीं करेगा, वरना मैं इस राज्य को छोड़कर चला जाऊँगा। राजकुमार फिर से अपनी पहली वाली दिनचर्या पर कायम हो गया। वह रोज जंगल जाता और पूरा दिन बिताकर रात में घर आ जाता। इधर चमोदा को यह समाचार मिला तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हुई। उसने अपने स्वार्थ के लिए एक निर्दोष की हत्या कर दी। वह स्वयं को इस पाप के लिए कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। महीने बीत गए
घाव भरने लगे, बातें लोग भूलने लगे। चमोदा हर रोज की तरह गाय और बाकी जानवरों को चराने के लिए जंगल के पास के तालाब में लेकर गई। उसका हर रोज का था कि वहाँ जानवरों चराने के लिए छोड़ देती और खुद आसपास देखकर तालाब में नहाने चली जाती। रोज की तरह आज भी जानवरों को चराने के लिए छोड़ दिया और नहाने चली गई। इसी बीच राजकुमार गीत गा रहे थे और हमेशा की तरह जानवरों की आवाज़ उनके ध्यान को भंग करके उनके सपनों में खलल डाल रही थी। आज उसने ठान ली वो आज चमोदा से बोल देगा, जानवरों को दूसरे हिस्से में ले जाया करे। चमोदा से बोलने के लिए आ ही रहा था कि उसके कदम रुक जाते हैं। वो धीमे पांव आगे बढ़ ही रहा था कि वह देखता चमोदा कपड़े पहन रही थी। उसके हाथ मलाई से भी गोरे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? चमोदा तो इतनी कुरूप है, लेकिन इसके हाथ जरूर कोई राज है। राजकुमार वल्लभ को सारी रात नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा और वह सुबह बिना कुछ खाए पिए जंगल में पहुंच गया और एक झाड़ी में बैठकर चमोदा का इंतजार करने लगा। समय बीता तो वह इसकी सच्चाई जानने के लिए वह बेताब हो रहा था कि वहां से हिला भी नहीं। दोपहर हुई तो जानवरों की रवाने की आवाज़ आई। राजकुमार अब सतर्क हो गया। चमोदा आई। हर बार की तरह उसने कपड़े उतारे, लेकिन राजकुमार ने आंखें बंद कर लीं। उसे शक हुआ यदि उसने कुछ नहीं पहना होगा तो पराई स्त्री को ऐसे देखना महापाप से कम नहीं। तभी पानी में आवाज़ आई। उसे लगा शायद वो पानी से चली गई है। उसने नज़रें नीचे करके सिर्फ तट तक देखा तो उसने देखा चमड़े के कपड़े के बगल में एक सफ़ेद साड़ी पड़ी हुई है। उसे पता चल गया कि उस वस्त्र के बाद भी वो साड़ी पहनती है। वो झाड़ी से नीचे धीरे धीरे निकल कर वो चला गया और ये दिन भी बीत गया। दूसरे दिन राजकुमार फिर से झाड़ी में छुपकर बैठ गया और चमोदा का आने का इंतजार करने लगा। वो आई, सारे जानवरों की रस्सी खोली और खुद नदी के पास नहाने चली गई और उसने अपने जो चमड़े के वस्त्र थे वो निकाल दिया। उसे देखकर राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लग रहा था कि उसके सामने कोई अप्सरा खड़ी है। वो अपनी आंखों को मलता रह गया। वो चेहरा, वो आंखें, वो ओंठ, वही सुंदर, वही तेज, वही मासूमियत। राजकुमार को चक्कर आने लगे। वह इतना कुछ एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं बेहोश हो गया। जब तक उसे होश आया तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। दिन भी ढल चुका था। वह महल वापस आ गया और अपने कमरे में लेटकर सोचने लगा, क्या मुझे जो लगता है वही सच है? लेकिन कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? रेवती तो मर चुकी है और कहाँ चमोदा और कहाँ वो। लेकिन मेरा दिल क्यों नहीं उसकी तरफ खिंचा जा रहा है? जरूर कोई इसमें रहस्य है। इस भेद को मैं खोल कर ही रहूँगा। राजकुमार हमेशा की तरह दूसरे दिन भी झाड़ी में बैठ गया। चमोदा ने जैसे ही कपड़े निकाले और नदी में स्नान करने के लिए गई, राजकुमार ने उसके चमड़े के कपड़ों को उठाया और अपने पास पड़े खंजर से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। और चमोदा जैसे ही बाहर आई उसने अपनी साड़ी बांधी और उसके बाद चमोदा की नज़र चमड़ों के वस्त्र पर गई, लेकिन वो तो कहीं नज़र नहीं आया। तभी राजकुमार ने आवाज़ दी, रेवती। तो वह पीछे मुड़ी। कौन है? कौन है? यहाँ किसने आवाज़ दी? तभी राजकुमार वल्लभ झाड़ियों से निकल कर आता है और चमोदा को गले लगा लेता है। चमोदा थोड़े चकपका जाती है, लेकिन उसे वल्लभ की बाहों में पिघलते समय नहीं लगता।
दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मुझे पता था ये तुम ही हो। राजकुमार ने कहा, लेकिन तुम अब तक ऐसे क्यों रह रही थी? कितने जुल्म हुए तुम पर, और अगर तुम जिंदा थी तो अपनी मृत्यु का संदेश क्यों भेजा? लेकिन चमोदा सिर्फ रोए जा रही थी। उसने बल्लभ को कसकर पकड़ रखा था। दोनों दिन ढलने तक एक दूसरे में समाये रहे। फिर दोनों नदी किनारे दोनों बैठ गए। पहले तो चमोदा रोती रही, लेकिन राजकुमार के लिए अपना प्रेम और सम्मान देखते हुए उसने निश्चय करते हुए उसने बल्लभ को सब कुछ बता देगी। उसने फिर शुरू से लेकर अंत तक राजकुमार को सब बता दिया। यह सुनकर बल्लभ भौंचक रह गया। एक फूल सी राजकुमारी, एक नाजुक सी राजकुमारी ने कितना कुछ सहन करती रही। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं क्या बताती आपको? किस मुंह से? राजकुमारी कहने लगी, और चमोदा और ज़्यादा बिलख बिलख कर रोने लगी। राजकुमार ने उसे गले लगाया। खैर, जो हुआ मैं उसे बदल नहीं सकता, लेकिन अपने प्यार से मैं वो सब भुला जरूर सकता हूँ। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें जीवन में कभी नहीं रोने दूंगा। तुम्हें हर वो खुशी लाकर दूंगा जिससे तुम हकदार रही हो। और ये मत सोचना कि ये सब किसी को पता चलने पर सम्मान कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, और ना ही ऐसा होगा। मेरी नज़रों में तुम्हारा सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया है, और साथ साथ में तुम्हारे लिए मेरा प्यार भी। मुझे गर्व है अपने जीवन संगनी पर। राजकुमार चमोदा अपने साथ महल लेकर आता है। सबको सारी सच्चाई पता चलती है। सब अपने द्वारा चमोदा के ऊपर किए अत्याचारों के ऊपर शर्मिंदा होते हैं। राजा को बहुत क्रोध आया कि त्रिपेरु राज्य के ऊपर आक्रमण कर उसने अपराधी राजा को अपनी बहू के चरणों में डालना चाहते थे। लेकिन सूचना मिली कि राजा का कुछ महीनों पहले देहांत हो गया है, और पड़ोसी राज्य द्वारा उसका राज हड़प लिया गया। राजकुमार बल्लभ का चमोदा के साथ दोबारा विवाह हो गया। चमोदा को दोबारा नाम अपना वापस मिल गया। कुछ दिन लगे चमोदा को राजकुमारी रेवती बनने में, लेकिन लंबे अरसे तक वे दोनों ने सुख पूर्वक अपना जीवन उन्होंने बिताया, और राजकुमारी रेवती को दोबारा कभी भी अपने जीवन में किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ा, और उसे कोई दुख नहीं मिला, और वह रानी बन गई। दोस्तों, कैसे एक राजकुमारी फिर से रानी बन गई। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।